हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी का 69वां भाग। तलाक का नोटिस। शिवम को अभी भी अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। हाँ शिवम, तलाक का नोटिस। भगवान जाने ईशानी के दिल में क्या समाया था, या फिर रणविजय की बातों से वह बुरी तरह से टूट चुकी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर उसके अंदर की टूट फूट साफ साफ उसके चेहरे पर दिखाई पड़ रही थी। और वही रणविजय कुछ भी बताने को तैयार नहीं हो रहा था, सिर्फ कुछ समय की मोहलत मांग रहा था। जब मैंने उन दोनों से इस बारे में पूछना चाहा तो रणविजय ने कहा, कम से कम आदित्य, तू तो मेरी बात पर विश्वास कर कि जैसा ये सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। मैं कुछ सोच नहीं रही हूँ आदित्य, बल्कि मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपनी आंखों देखी बात को मैं नहीं झुठला सकती। ईशानी ने साफ कहा। एक मिनट, पहले ये तुम लोग बताओगे कि बात क्या है? आदित्य ने कहा, ये हमेशा मुझसे झूठ बोलकर कि इसे ऑफिस में काम है। कई दिन और रात घर नहीं आते। मैंने कभी भी इससे इस बारे में कोई सवाल नहीं किया और अब भी नहीं करती। अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता कि यह कहाँ बिजी रहता है। आदित्य की बात सुनकर ईशानी ने गुस्से में विजय की तरफ देखते हुए कहा, उद्धरण चिन्ह ... और तुमने अपनी आंखों से क्या देखा है, ये भी बता दो। आदित्य समझ गया कि ईशानी रणविजय के किसी अफेयर के बारे में बात कर रही है, और आदित्य जितना अपने दोस्त को जानता था उसके लिए तो यह असंभव सी बात थी। इसे से ही पूछ लो आदित्य, ईशानी ने पलटकर जवाब दिया। वह तुम्हारी आंखों का सिर्फ वहम है ईशानी, और कुछ नहीं। रणविजय सिरे से इस चीज को इनकार कर रहा था, तो फिर सच्चाई क्यों नहीं बताते? आखिर तुम उस लड़की के साथ होटल के उस कमरे में क्या कर रहे थे? क्यों तुम उस लड़की के खर्चे उठाते हो? क्यों उसे अलग घर ले कर दिया है? अगर वह जरूरतमंद है या फिर कोई और बात भी है जो कि तुम मुझे नहीं बताना चाहते, तो कम से कम आदित्य को ही बता दो। ईशानी ने कहा। मैंने कहा ना ईशानी कि मैं इस बारे में तुमको या किसी और को कुछ भी नहीं बता सकता कि आखिर मैंने क्यों उसे अपने साथ रख रखा है। बस मुझे कुछ समय दो, चीजें क्लियर होते मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। रणविजय ने कहा। एक मिनट, तूने किसी और लड़की को भी अपने साथ रख रखा है? इस बात का मतलब समझता है? आदित्य ने रणविजय से पूछा। बच्चा नहीं हूँ, मैं सब समझता हूँ, रणविजय ने चिढ़कर जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह ... तो फिर जब सब कुछ समझता है तो फिर ऐसी गलती क्यों कर रहा है? आदित्य ने पूछा। आदित्य की बात का रणविजय ने कोई जवाब नहीं दिया। अब बोलता क्यों नहीं है? कुछ तो बोल। वह दोस्त है या दुश्मन है, या फिर किसी और कारण से तूने उसे सुरक्षित किया है? क्या कारण है? रणविजय की चुप्पी आदित्य को खल रही थी। देख लो, मैं जब इससे उस लड़की के बारे में बात करना चाहती हूँ तो बस ऐसे ही चुप लगा जाता है या फिर झगड़ा करके घर से निकल जाता है। फिर पूरा का पूरा हफ्ता उसके साथ बिताकर घर आता है। इस बीच इसे अपनी बेटी, जिसे ये जिंदगी कहते हैं, उसकी भी चिंता नहीं रहती। ईशानी ने कहा। क्या हफ्ता हफ्ता भर उसके साथ रहता है? आदित्य के लिए एक खबर सच में हैरान परेशान करने वाली थी, और सबसे ज्यादा इसमें रणविजय तक कुछ नहीं बोलना उसे ज्यादा परेशान कर रहा था। ये लड़की कौन है? आदित्य ने खुद इस मामले को देखने और समझने के लिए रणविजय से पूछा। मानसी अवस्थी, जवाब ईशानी की तरफ से आया। पागल हो गया है क्या तू? क्यों उस लड़की के चक्कर में पड़ा है? पता भी है वो लड़की कैसी है, और पहले भी उसके रिश्ते किसके किसके साथ रह चुके हैं। रणविजय, वह तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी, अच्छी तरह से सब कुछ जानता है। मानसी का नाम सुनते ही आदित्य ने लगभग रणविजय को कंधों से पकड़कर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ,
लेकिन तुम लोग बस इतना जान लो कि मेरी कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ सकता। रणविजय ने कहा। और यह मजबूरियां कौन सी हैं? आदित्य ने पूछा। मैं ये किसी को नहीं बता सकता। रणविजय ने साफ बताने से इनकार किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। और मुझे छोड़ सकते हो? ईशानी ने पूछा। मैं तुम्हें छोड़ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे लिए किसी चीज की कमी नहीं रखी है ईशानी, पर फिलहाल में मेरी कुछ मजबूरियां हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इसको समझो और कुछ दिनों के लिए प्लीज इस मैटर पर मुझे परेशान मत करो। रणविजय ने साफ कहा। कितने दिनों तक? ये भी तो बता दो। ईशानी ने पूछा। बस 6 महीने और। रणविजय ने इधर उधर देखते हुए कहा। ईशानी ने आदित्य की तरफ इशारा करते हुए कहा, सुन लो। पिछले 6 महीनों के से यह उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है और अभी भी महीने और चाहिए। क्या ये बात बर्दाश्त के लायक है? तू पिछले 6 महीनों से किसी और लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है। आदित्य को ये बात हजम ही नहीं हो रही थी। मैं अभी इस बात का कोई जवाब नहीं दूंगा कि मैं उसके साथ क्यों हूँ। तुम लोगों को जो समझना है समझ लो, पर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम लोगों के सुरक्षित भविष्य के लिए ही कर रहा हूँ। रणविजय एक कहर बरसाती नजर ईशानी और आदित्य पर डाली और चुपचाप अपना कोट उठाकर घर से बाहर निकल गया। रणविजय के बाहर निकलते ही ईशानी का सारा सब्र जवाब दे गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। आदित्य के पास कोई शब्द ही नहीं था कि वह ईशानी को चुप करा सके। ईशानी, तुम समझने की कोशिश करो। कोई तो बात जरूर है जो रणविजय अभी बताना नहीं चाहता, वरना इस तरह से तुम्हारे साथ कभी नहीं करता। वह तुमसे प्यार करता है। किसी तरह से अपने शब्दों को जोड़ते हुए आदित्य ने ईशानी से कहा। आदित्य की इस बात पर ईशानी बिफर पड़ी। प्यार नहीं आदित्य, ये प्यार नहीं है। रणविजय के इस व्यवहार से तो मेरी समझ में ही नहीं आता कि यह शब्द प्यार होता क्या है। सारे नोवेल्स से लेकर सारे धर्म ग्रंथ में हर चीज में इस प्यार के खूबसूरत रंगों का ही जिक्र मिलता है कि प्यार होता है तो ये दुनिया खूबसूरत हो जाती है। सूखे पेड़ों पर फूल खिलने लगते हैं। ये प्यार इंसान के अंदर ऐसी ताकत भर देता है। इंसान बिना किसी अंजाम की चिंता किए हुए पत्थर को तोड़कर नदी निकाल देता है। मैं अपनी रणविजय को ऐसा ही जानती थी, जिसने अंजाम की परवाह किए बिना सारी दुनिया से लड़कर मेरा हाथ थामा था। डॉट 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 डॉट। पर जिस तरह प्रैक्टिकल और थ्योरी में के रिजल्ट्स में हमेशा ही अधिकतर एक मायने ही सही, लेकिन अंतर जरूर होता है, उसी तरह इस प्यार में भी है। किताबों में ये प्यार खूबसूरत लगता है, लेकिन निजी जिंदगी में इस प्यार का अर्थ उतना ही कड़वा होता है। मैं यह नहीं कहती कि प्यार धोखा है, फरेब है, लेकिन प्यार से अलग भी एक जीवन की सच्चाई है। और वह सच्चाई यह है कि जिस तरह से यह मौसम बदलते हैं, उसी तरह से यह प्यार भी अपना रंग बदलता ही रहता है। और अब रणविजय के प्यार ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ईशानी ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, मतलब मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा। मौसम के अनुसार प्यार कैसे रंग बदलता है? प्यार क्या कोई खरबूजा है जो दूसरे खरबूजे को देखते ही अपना रंग बदल देगा? जो तुम कह रही हो कि वह तुम्हारा प्यार भूलकर उस मानसी के प्यार के रंग में रंग गया है? आदित्य ने कुछ न समझते हुए पूछा। ईशानी शुरू से ही पढ़ने में अच्छी और स्कॉलर थी, वही आदित्य बस पासिंग मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट में था। ईशानी की बड़ी बड़ी बातें हमेशा ही आदित्य के सर के ऊपर से चली जाती थी। नहीं, प्यार कोई खरबूजा नहीं है, पर प्यार का एक अलग ही मौसम होता है और उस मौसम के अनुरूप ही प्यार के रंग भी अलग अलग ही होते हैं। जिस तरह बसंत के मौसम में पेड़ों में फूल लगते हैं और पतझड़ में बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते भी गिर जाते हैं, उसी तरह जब जब ये प्यार जीवन में आता है ना,
तो झोपड़ी भी महल से ज्यादा खूबसूरत लगती है, और जब ये जीवन से चला जाता है तो महल के सुख और आराम भी अच्छे नहीं लगते। ईशानी ने कहा, प्यार का दूसरा सबसे बड़ा नाम होता है भरोसा या विश्वास, और यह विश्वास बहुत मुश्किल से हासिल होता है। जिस किसी को अपने पूरे जीवन में किसी के भी ऊपर आंख मूंद कर भरोसा हो गया तो समझो उसको प्यार हो गया। लेकिन कभी कभी यह आंख मूंद कर किया गया भरोसा है धोखे को जन्म देता है, विश्वासघात को जन्म देता है। मैंने रणविजय पर आंख मूंद कर भरोसा किया, जिसका नतीजा मुझे आज यह मिला है। ईशानी बुरी तरह से टूट चुकी थी। तारांकन 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 तारांकन। फिर शिवम ने पूछा, इसके बाद इन दोनों के तलाक की सुनवाई होने लगी थी। शिवी लगभग 3 या 4 साल की हो चुकी थी, और यह बात भी घर में सिर्फ मुझे पता थी क्योंकि रणविजय ने मुझे अपनी कसम देकर किसी से भी कुछ कहने से रोक रखा था। इसी बीच मेरी और नव्या की शादी भी हुई, जहां रणविजय और ईशानी दोनों ही शिवी के साथ आए थे, और इन दोनों के व्यवहार से घर में किसी को कुछ भी शक नहीं हुआ कि इन दोनों के बीच ऐसा कुछ चल रहा है। कभी कभी मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अब इन दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, पर वह कहते हैं ना कि धागे में अगर गांठ पड़ जाए तो वह सुई से पार नहीं होता। वही हाल ईशानी का था। रणविजय की कोई भी दलील ईशानी को मनाने के लिए नाकामयाब हो रही थी। बस वह सिर्फ ये जानना चाहती थी कि आखिर मानसी का रणविजय के साथ क्या संबंध है। किसी भी पत्नी के लिए बात हजम होने वाली नहीं थी कि उसके पति के किसी और औरत के साथ संबंध हो, और रणविजय मानसी के जिक्र से भी घर में बचना चाहता था, क्योंकि अब लगभग रणविजय वापस घर आकर रहने लगा था। ईशानी और उसके बीच कुछ अबोला जैसा था, पर वह अपना अधिकतर समय शिवी के साथ बिताता था। मेरी शादी में जहां तक मुझे याद है, रणधीर अंकल शिवी के साथ खेलते थे, लेकिन ईशानी और रणविजय से बात करना तो दूर, उन लोगों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। और वही साधना आंटी गाहे बगाहे रणविजय से बात तो कर लेती थी, लेकिन ईशानी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। वही रणविजय की कोशिश रणधीर अंकल को मनाने के लिए जारी थी। रणविजय के इस व्यवहार से दुखी ईशानी उससे अलग होना चाहती थी। वही रणविजय ने इस मामले पर में बिल्कुल चुप्पी साध ली थी। आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो? अपनी शादी के दौरान ही आदित्य ने एक दिन दोनों से पूछ लिया। मैं कुछ नहीं चाहता आदित्य, मैं अपनी बीवी बच्चे के साथ आराम से जीना चाहता हूँ। रणविजय ने थके थके स्वर में जवाब दिया। मैं एक साथ कई मोर्चे पर नहीं लड़ सकता। मेरी बात को समझने की कोशिश करो ईशानी। अब मुझे तुम्हारी कोई बात समझना और जानना ही नहीं है। ईशानी ने साफ जवाब दिया। पर क्यों ईशानी? इस बार आदित्य ने पूछा। इसमें मेरी किस सवाल का जवाब दिया है जो मैं तुम्हारे किसी सवाल का उत्तर दूं? ईशानी ने भी आदित्य से सवाल किया। तुम्हारा क्या सवाल है, पूछो। पर प्लीज ईशानी, डिवोर्स का केस वापस ले लो, रणविजय ने बेहद रिक्वेस्ट से कहा। मैं केस वापस लूंगी या नहीं, ये तो बात की बात है, पर मेरे सवाल आज भी वही है जो कल थे। ईशानी ने कहा, तुम यही जानना चाहती हो ना कि मानसी के साथ मेरे संबंध है कि नहीं? मैं अपनी जिंदगी की कसम खाकर कहता हूँ, अपनी बेटी की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे अलावा किसी भी और लड़की से मेरे कोई संबंध नहीं है, और मानसी से तो बिल्कुल भी नहीं। वह मेरी दोस्त भी नहीं है। मेरी बात का भरोसा करो। मैं अपनी जिंदगी कसम झूठी नहीं खा सकता। रणविजय ने आदित्य की गोदी में बैठी हुई शिवी के सर पर हाथ रखते हुए कहा। मासूम सी शिवी अपने माँ बाप को इस तरह से लड़ते झगड़ते देख रही थी। रणविजय और ईशानी दोनों ही कोशिश करते थे कि उनके झगड़े का असर शिवी पर ना पड़े, और शायद यही कारण था कि अब दोनों के बीच ऐसा अबोला पसर गया था कि एक घर में रहते हुए भी महीनों से उनके बीच बातचीत बंद थी। चलो मान ली तुम्हारी बात कि तुम अपनी बेटी की कसम झूठी नहीं खा सकते,
तो फिर यह बताओ कि आखिर मानसी कौन है तुम्हारी? जब वह तुम्हारी दोस्त भी नहीं तो तुम क्यों उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो? ईशानी ने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। सिर्फ मेरी एक मजबूरी है, रणविजय ने बताया। और यह मजबूरी कब तक रहेगी? ईशानी ने अपने दोनों हाथों को सीने के पास लपेटे हुए रणविजय से पूछा। ईशानी के इस सवाल का जवाब अभी रणविजय के पास नहीं था। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, तुम मुझे बस इतना बताओ। मैं दिन रात इतना मेहनत करती हूँ, तुम करते हो, हमारी कंपनी इतने फायदे में जा रही है, तो फिर यह फायदा हमें दिखता क्यों नहीं है? आखिर सारा पैसा रानावत ग्रुप को क्यों जाता है? क्यों तुम ये सारा पैसा रानावत ग्रुप के अंदर डालते हो, ये बात जानते हुए भी कि रानावत ग्रुप से हमें एक पैसे का भी प्रॉफिट नहीं है? ईशानी ने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। क्योंकि रानावत ग्रुप हमारा ही है और मैं उसे डूबने नहीं दे सकता, रणविजय ने कहा। और हमें डूबा सकते हो, तुम्हारी इसी बात कारण मैं और मेरी बेटी एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं। हम अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते, हर वक्त एक तगड़ी सिक्योरिटी हमारे साथ लगी रहती है। सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे पास कुछ नहीं है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं। किस खुशी में रणविजय? ईशानी ने पूछा। ईशानी तुम कब से पैसों के बारे में सोचने लगी? रणविजय ने पूछा। जब से इन पैसों की उपयोगिता मुझे समझ में आई रणविजय, अगर जेब में एक पैसा ना होना तो कोई साथ नहीं देता। रिश्ते नाते वाले तो बहुत दूर की बात है, खुद अपने सगे माँ बाप भी अपने नहीं होते, और तुमसे बेहतर इस चीज को कौन जान सकता है? रणविजय, भूल गए वह दिन जिस दिन शिवी हमारी जिंदगी में आने वाली थी? उस दिन हमारे सर पर से छत भी छीन ली गई थी। ईशानी ने कहा। तुम अपनी कमाई जैसे चाहो वैसे लुटा सकते हो, पर मैं तुम्हें मेरी कमाई, मेरी बेटी के हिस्से के पैसे लुटाने नहीं दे सकती। तुम फैसला कर लो, अगर तुमने इस बार भी वैसा किया तो तुम फिर से उसी जीरो पर आओगे। इस बार तुमने फिर से रानावत ग्रुप को मदद की तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। ईशानी ने साफ कहा। ऐसा कुछ नहीं होगा ईशानी, इस बार के टर्नओवर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, रणविजय ने कहा। कुछ नॉर्मल नहीं होगा रणविजय, तुमने गलत आदमी पर विश्वास किया है। तुम जिसको मजबूरी कह रहे हो ना, दरअसल वो तुम्हारी मजबूरी नहीं, एक धोखा है जिसके दलदल में तुम फंसते जा रहे हो और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस कंपनी का मालिकाना हक देना भी एक धोखा था, ईशानी ने कहा। ईशानी मॉम के खिलाफ एक शब्द नहीं, तुम्हें जितना कुछ कहना है मुझे कह लो, पर मॉम के खिलाफ में एक शब्द नहीं सुनूंगा, रणविजय ने कहा। यही तो गलती है तुम्हारी रणविजय, कि तुम सच सुनना ही नहीं चाहते। आंख रहते हुए भी अंधे बने हो, और लोग तुम्हें मजबूर करके तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। पता नहीं कब तक ये सब चलता रहेगा, ईशानी ने कहा। मैं कोशिश में लगा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इन सारी मजबूरियों को खत्म कर सकूं और तुम लोगों को एक नॉर्मल लाइफ दे सकूं, पर इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं एक साथ कई मोर्चे पर नहीं लड़ सकता, प्लीज मुझ पर भरोसा रखो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता और मुझसे आगे कुछ मत पूछो। बस कुछ दिन और मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। प्लीज ईशानी, डिवोर्स का केस वापस ले लो, रणविजय ने ईशानी के सामने खड़े होकर कहा। आदित्य चुपचाप दोनों की शक्ल देख रहा था। बात तो तुम दोनों ऐसे कर रहे हो जैसे लग रहा कि घर में आज से पहले इस मैटर पर बात ही नहीं की। उसकी इस बात को सुनकर ईशानी चुपचाप कमरे से निकल गई। वही रणविजय आदित्य के पास बैठ गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, रणविजय ने आदित्य की गोद से शिवी को अपने गोद में उठाते हुए कहा। सारी मुसीबत तेरी ही बोई हुई है। अगर तूने पहले ही यह बात ईशानी को बता दी रहती तो शायद आज ये प्रॉब्लम नहीं आती, आदित्य ने चढ़कर कहा। जानता हूँ यार, पर
एक बात बता, तू अपनी कमाई के पैसे रानावत ग्रुप में क्यों डाल रहा है? आदित्य ने पूछा। शायद तू ये बात नहीं जानता कि सारा रानावत ग्रुप बर्बाद हो चुका है, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद पूरा का पूरा रॉयल्स राजपूताना का नामो निशान ही मिट जाता। रणविजय ने कहा। क्या बात कर रहा है तू? रणविजय की बात सुनकर तो आदित्य के सर पर तो कमरे की छत ही घूमने लगी थी। इसके बाद जो रणविजय ने सच्चाई आदित्य को बताई, वो सचमुच परेशान करने वाली थी। पता नहीं क्यों मुझे ईशानी की बात सही लग रही है। तू एक बार साधना आंटी से बात करके तो देख। वैसे भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि डैडी भी साधना आंटी को कुछ खास नहीं पसंद करते हैं। कारण क्या है ये तो बताते नहीं। तू ही सीधे सीधे पूछ कि आखिर पैसा जा कहाँ रहा है। आखिर कुछ तो रिप्लाई करे वह। आदित्य ने कहा। पागल हो गया है क्या तू? मैं पहले ही उन्हें इतना कुछ बोल चुका हूँ। उसके बाद अगर मैं फिर इस मैटर पर उन्हें कुछ कहूँगा तो तू समझता भी है कि इसका क्या नतीजा होगा। ईशानी की प्रॉब्लम मैं समझता हूँ, उसे दिक्कत उठाना पड़ रहा है, पर उसके साथ साथ मैं भी तो दिक्कत उठा रहा हूँ। यह उसे क्यों नहीं दिखाई पड़ता? बस सिर्फ एक रट लगाए हुए हैं कि मैं मानसी से शादी करना चाहता हूँ। मॉम किसी भी तरह से मेरी शादी मानसी से करवाना चाहती हैं, पर मॉम ने आज तक तो मुझसे इस मैटर में बात ही नहीं की। ईशानी को भरोसा दिलाने के लिए मैंने शिवी की कसम खाई, फिर भी मानने को तैयार नहीं। अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या। रणविजय ने कहा। रणविजय की बात सुनकर आदित्य भी सोच में पड़ गया। वैसे भी उस समय बाद बिजनेस को लेकर सीरियस नहीं था। सब कुछ आदित्य और अधिराज जी ही संभालते थे। वो अभी तक बस टाइम पास के लिए ऑफिस जाता था, जबकि रणविजय ने आगे बढ़कर अपनी सारी जिम्मेवारी उठा ली थी। उसने अपने डैडी अधिराज सिंह से इस मैटर में बात करने के लिए सोचा। तारांकन 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 तारांकन। वर्तमान में हॉस्पिटल अमेरिका। सर, इंडिया से मेल आ गया है, और साथ में हॉस्पिटल से पेशेंट की केस हिस्ट्री भी। डॉक्टर पेशेंट की फाइल स्टडी कर रहे हैं। उन्होंने आपको बुलाया है, नर्स ने कहा। अपनी बातों को बीच में ही छोड़कर आदित्य और शिवम दोनों ही डॉक्टर के पास पहुंच गए। देखिए मिस्टर राठौर, जितना कि हम पहले मिस्टर रणविजय की सिचुएशन से डर गए थे, इस हिस्ट्री को पढ़ने के बाद उन सब चीज़ों का खतरा अब तो 50% नहीं है। पर फिर भी मिस्टर रणविजय ज़रूरत से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेते हैं, इसलिए उन्हें रेगुलर 2-3 महीनों तक दवाइयों का कोर्स कंप्लीट करना होगा। और साथ में आप लोगों को ये ध्यान भी रखना होगा कि इस बीच उन्हें कोई भी मेंटल स्ट्रेस ना दिया जाए। दवाइयों के असर से अधिकतर वह आराम ही करते रहेंगे, पर उनके काम के बोझ को कम करना आपकी जिम्मेदारी है। बाकी आप एक बार उस डॉक्टर से मिल लीजिए जिसने इनका पहले ऑपरेशन किया था, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य और शिवम ने हाँ में सिर हिलाया। डॉक्टर, क्या आप उस डॉक्टर का नाम बता सकते हैं जिन्होंने ये सर्जरी की थी? शिवम ने डॉक्टर के हाथ से फाइल लेनी चाहिए। इस बात पर डॉक्टर मुस्कुरा दिया। उन्हें कौन नहीं जानता, वर्ल्ड के बेस्ट न्यूरो सर्जन है। वैसे तो इंडियन ही है, लेकिन फिलहाल इस वक्त न्यूयॉर्क में ही रहते हैं। पता नहीं कैसे उन्होंने इस सर्जरी को किया है, वरना उनके पास टाइम ले पाना हम जैसे डॉक्टर के लिए भी असंभव ही है। और जहां तक मुझे पता है, इस पूरी सर्जरी करने में उन्हें कम से कम 1 महीने तो टाइम जरूर दिया होगा, क्योंकि ये पूरी सर्जरी 3 स्टेप में हुई है, लगभग 8 और 10 दिन के अंतर पर, डॉक्टर ने बताया। और एक बात जो कि उन्होंने इस फाइल में साफ लिख रखी है कि भविष्य में भी अगर इनके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो तो उन्हें बेझिझक कांटेक्ट किया जाए, वह हर समय अवेलेबल होंगे। क्या आप लोग उनको पर्सनली जानते हैं? डॉक्टर ने पूछा। आदित्य और शिवम ने एक दूसरे की तरफ देखा और नहीं में सिर हिलाया। इस फाइल में उनका नंबर है, आप लोग उनसे बात कर लीजिए।
और मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप आगे की दवाइयों के लिए भी उनसे ही कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर ने इस डुप्लीकेट फाइल में एक पेज की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओके डॉक्टर, थैंक यू। आदित्य ने डॉक्टर के पास से उठते हुए कहा। शिवम जरा तुम्हें चेक करो तो कौन से डॉक्टर हैं, कल ही हम इनसे मिलेंगे। रणविजय इस तरह मैं एक दिन भी नहीं देख सकता और दूसरा इसके एक दिन भी रुकने का मतलब है बहुत बड़ी परेशानी, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे रॉयल्स राजपूताना के लिए। आगे तुम खुद समझदार हो। आदित्य ने फाइल शिवम की तरफ बढ़ा दी। शिवम ने आदित्य के हाथ से फाइल ली और पढ़ने लगा। चाचू, रणविजय चाचू के ऑपरेशन के लिए क्या ये डॉक्टर अमेरिका से बुलाए गए थे? आदित्य ने अपने फोन में डॉक्टर के को सर्च करते हुए पूछा। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं उस वक्त इंडिया में नहीं था। क्यों, क्या हुआ? आदित्य ने कहा। क्योंकि इनकी फीस इस समय जितनी है उस हिसाब से तो, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि उस वक्त रॉयल राजपूताना की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। मतलब कि आज जिस कंडीशन में रॉयल्स राजपूताना है, हम दुनिया के किसी भी बेस्ट डॉक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन उस समय तो सिचुएशन सही नहीं थी, तो फिर ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, शिवम ने कहा। आदित्य ने शिवम का फोन ले लिया और डॉक्टर के बारे में पढ़ने लगा। उसे भी इस बात को लेकर काफी हैरानी थी। जहां तक मुझे पता है कि रणविजय के इस ऑपरेशन का पूरा खर्चा ईशानी ने उठाया था, पर कैसे, इतने पैसे उसके पास आए कहां से, जबकि रणविजय ने अपनी पूरी कंपनी को रॉयल्स राजपूताना के लिए दांव पर लगा दिया था। इस बात को सोचकर दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सर, पेशेंट की हालत में सुधार है, उन्हें कभी भी होश आ सकता है, डॉक्टर ने कहा है। अच्छा होगा कि आप उनके पास जाकर बैठे, नर्स ने कहा। पिछली बार होश में आने पर रणविजय ने जो किया था वह काफी चिंताजनक था, इसलिए आदित्य और शिवम अपनी सोच में डूबे हुए ही उठकर रणविजय के कमरे की तरफ चल दिए। पर एक बात दोनों के मन में ही कचोट रही थी कि अगर ईशानी ने पैसों के लिए रणविजय को छोड़ दिया था, तो फिर रणविजय की सर्जरी का खर्चा क्यों उठाया, और फिर उसके पास इतने पैसे आए कहां से? आदित्य के साथ साथ शिवम का भी दिल अब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि ईशानी ने सिर्फ इस वजह से रणविजय को छोड़ा था कि रणविजय ने खुद को कंगाल घोषित कर लिया था। क्या सच में रणविजय कंगाल हो गया था? क्या था इन दोनों के अलग होने के पीछे कोई साजिश या फिर गलत फहमी? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसाते रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।